अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने कर लिया है तो आपको थैंक्स, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है। हेलो क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मास के बारे में और फिर मैं बताऊंगा आपको वेट के बारे में। तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग अगले दो वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिर्फ मास के बारे में। मास होता क्या है? तो द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू द अदर बॉडीज। दुनिया में जितने भी, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे उसका मास कितना ही कम क्यों न हो, वो दूसरे बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता ही है। ठीक है, चाहे वो कितना कम ही क्यों ना हो। ठीक है, लगाता जरूर है। अब जब वो कम लगाएगा तो वो मूवमेंट शो आउट तो करेगा नहीं, तो इसीलिए हर एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक है मैक्सिमम। तो कुछ मूवमेंट शो आउट करता है। कौन? मून, अर्थ। ठीक है, मून अर्थ के चारों तरफ, अर्थ सन के चारों तरफ। मेरे कहने का अर्थ है कि हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का वैल्यू कैसे पता करते हैं। F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से ना। तो इसमें देखिए m1 m2 स्टैंड्स फॉर व्हाट? मास। मास के लिए वो स्टैंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का वैल्यू उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा मास होगा। तो इनडायरेक्टली ही सही, मास जो है वो जुड़ा हुआ है किससे? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। इसीलिए मैंने मास को डिफाइन किया इस तरीके से। आप जाकर के इसका विकिपीडिया खोलोगे मास का तो उसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू द अदर बॉडीज। एक वस्तु दूसरे बॉडी पर लगा रहा है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो वैल्यू मास का ही होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्स इन इट। हर एक बॉडी किसी न किसी मैटर से बना हुआ है। चेयर जो है वो वुड से बना हुआ होता है, आयरन से बना हुआ होता है। तो वो जो वुड आयरन है वो क्या हो गया? मटेरियल हो गया। तो उनकी मात्रा, उनका जो क्वांटिटी होगा वो डायरेक्टली डिफाइन करेगा किसको? मास को। वो जितना ज्यादा होंगे, मैटर जितनी ज्यादा मात्रा में होगी उतना ही उस बॉडी का मास होगा। ये कम होगी वो कम होगा, है ना। एक बहुत बड़े पेड़ को काट करके एक आपने डिजाइन बनाया लकड़ी का, सिंपल सा लॉजिक है, उसका मास ज्यादा होगा। और एक बहुत बड़े पेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसका आपने डिजाइन तैयार करा और उससे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसका मास बहुत ही कम होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है ये मायने करता है और वो मास को डिफाइन करता है। तो ये दो डिफिनेशन है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे मास के बारे में। तीसरा पॉइंट जो होगा वो क्या? It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. यह एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। यह एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर मीन्स क्या? स्केलर के बारे में मैंने बताया था पहले वीडियोस में। स्केलर माने होता है कि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास डायरेक्शन का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, अब बोलोगे सर डायरेक्शन का योगदान क्यों नहीं है? तो मास कहीं पर भी रहे इसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कोई खास डायरेक्शन में ये मूवमेंट शो करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। यह जो है वो एक प्रकार का क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर? क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद अगर हम इसको ऐसा यूनिट लिखें, इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट जो है वो आपका केजी होता है, जिसको हम लोग किलोग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि मास का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बात, अभी जो मैंने बोला था कुछ देर पहले कि मास जो होता है हर एक वस्तु का, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर। इज सेम एवरीवेयर। ये आप चंद्रमा पे भी चल जाइए या आप यूनिवर्स के हर एक जगह पे चले जाइए। हो सकता है मैं भी कि आप में से बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बन के आगे चले जाएं, तो अगर वहां पर भी जाएंगे तो आप हर एक ऑब्जेक्ट का मास सेम पाएंगे, है ना। और जो आपने पढ़ा है ना कि 1/6 होता है मून पर अर्थ के, तो वो आपने वेट के बारे में पढ़ा है, नॉट मास के बारे में। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हर एक जगह पर यूनिवर्स में
क्या होता है, सेम होता है, सेम एवरीवेयर। तो हम कह सकते हैं, अगर सेम एवरीवेयर है तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में आपने मैथ्स में पढ़ा है, कांस्टेंट मतलब अचर जिसका वैल्यू बदलता नहीं है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट आपका होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, मान लीजिए डिनोट करने के लिए आ जाए तो इसको डिनोट करने का तरीका है स्मॉल एम, छोटकी एम, है ना, छोटे वाले एम से इसको डिनोट करते हैं मास को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और जुड़ाव है मास का, किसके साथ, वो हम आगे जानने वाले हैं। लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, वीडियो रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। मास का रिलेशन एक और किसी के साथ है, क्या आपके दिमाग में कोई आ रहा है? ठीक है, तो मास जो होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं अगला पॉइंट लिखा रहा हूं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, ठीक है, वह मेजरमेंट दिखाएगा इनर्शिया को भी। इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, है ना, किसी भी बॉडी के इनर्शिया को भी ये शो आउट करता है। इनर्शिया माने क्या पढ़े हैं आप ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्या पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्थिर रहता है तो स्थिर रहना चाहता है, मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहना चाहता है, अगर स्थिर है उसको मूवमेंट में लाना अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, और कोई भी मूवमेंट में है और उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो एबिलिटी है उस ऑब्जेक्ट का कि अगर वो मूवमेंट में है, मूवमेंट में रहना चाहता है, या रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, उसी एबिलिटी को इनर्शिया कहा जाता है। तो जितना ज्यादा मास होता है वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा फोर्स चाहता है अपने पोजीशन को बदलने के लिए। मान लीजिए पूरा मूवमेंट में है और मास बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि एक कार है और वो जा रही है और साइकिल से टकराती है। सिंपल सा लॉजिक है कि कार वाले की हालत खराब, नहीं सॉरी, साइकिल वाले की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद साइकिल का ट्रक से टक्कर होता है, कार से होती है, मे बी चांस है कि बच जाएंगे इधर उधर, ट्रक वाले से हालत खराब हो जाती है। ठीक है ना, रीजन बड़ा साफ है, मास बहुत ज्यादा उसका है। किसका मास ज्यादा है? ट्रक का ज्यादा है। यानी दो अलग अलग मासेस के वस्तुएं जो आपस में टकराती है, ये भी मैंने बताया था आपको कंजर्वेशन ऑफ मास जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें जब आपस में टकराती है तो उसमें इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? जिसका ज्यादा मास होता है। तो वही तो मैं बता रहा हूं, जो जितना ज्यादा मास वाला होगा वो चाहेगा कि इनर्शिया में मैं ज्यादा रहूं, यानी मोशन में है तो वो मोशन में ज्यादा रहना चाहेगा। तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स, ज्यादा मोशन में रहना चाहता है तो ज्यादा फोर्स, कम मोशन में रहना चाहता है तो कम फोर्स। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो काम करिए, ठीक है, मतलब काम मत करिए, कमेंट करिए। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये समझ में आपको आ गया होगा। द मास ऑफ ए बॉडी, एक और पॉइंट यहां पर लिखिए, द मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, कभी भी मास जीरो नहीं हो सकता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो अभी बताया गया ना कि मास का वैल्यू यूनिवर्स में कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, चाहे आपके माउथ के अंदर चला जाए कोई ऑब्जेक्ट तो भी, तो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। तो हमने ये पढ़ा है, मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में, फ्री फॉल वगैरह पढ़ा रहा था उस समय, शायद मैंने बताया था, हाँ उसी वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज करते जाता है वैल्यू, और ऑन टू द सेंटर जो है वैल्यू जी का वो जीरो हो जाता है। तो जी का वैल्यू जीरो हो जाता है तो वो वेट से रिलेटेड हुआ, नॉट मास से रिलेटेड हुआ। तो यहां पर मास कभी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होगा क्योंकि वैल्यू बदलता ही नहीं है। कब बदलता है? जब वो वेट की बात करेंगे, है ना। तो अभी तो वेट की बात कर ही नहीं रहे, हम तो मास की बात कर रहे हैं। तो मास कभी भी जीरो नहीं होगा, इसको दिमाग में बैठा ले। तो पहला पॉइंट कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक तरह से इनर्शिया को डिनोट करता है, और मास कभी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता है।
हाँ, अगर आप निकालना चाहते हैं मास तो निकाल सकते हैं। मास ऑफ ए रनिंग बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है और उसका अगर आप मास निकालना चाहते हैं अगर आप, तो कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला कि उसके द्वारा आप मास निकाल लें, तो हो जाएगा मास इज इक्वल टू फोर्स जो अप्लाइड हो रही है वो, और बाय एक्सेलरेशन। मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन से आप रनिंग बॉडी का मास निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया जिसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। अब हुआ कि मास को मेजर भी किया जा सकता है, तो बिल्कुल मेजर किया जा सकता है, लेकिन मेजर करने का आसान तरीका है मास कैन बी मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। अब कहिएगा ऑर्डिनरी बैलेंस माने क्या सर? वही ठगुआ बैलेंस, तुला। हम लोग यहाँ पे बटखारा बोलते हैं मगही भाषा में, या पता नहीं कहाँ कहाँ इसको बटखारा बोला जाता होगा, लेकिन बोलते हैं उसको। अब या आपने देखा होगा ऑर्डिनरी बैलेंस को, मैंने एक मूवी का नाम बता देता हूँ। आपने देखा है वो मूवी जिसमें वो नायक अनिल कपूर का था, उसमें एक दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उस समय एक दिन में ही सब कुछ सुधारने चले जाते हैं। तो वो जाते हैं लास्ट में एक किराना जहाँ पर राशन बंटता है, वो राशन वाला के पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि उसके पास ये ऑर्डिनरी बैलेंस ही है, इस तरीके का बैलेंस उनके पास था। ऐसा आपने देखा हुआ होगा, अभी भी बहुत सारे लोगों के पास है, रहता है, जो छोटे छोटे दुकान होते हैं वो ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह का जो बैलेंस था उनके पास था, लेकिन उसमें उसने क्या किया हुआ था, नीचे उसने एक चुंबक लगाया हुआ था। इससे मतलब पहले से ही उसका वजन ज्यादा है, और वो किधर रखता था वो चुंबक? जिधर ऑब्जेक्ट को रखना होता था। तो ऑब्जेक्ट जितना है उतना तो है ही, लेकिन प्लस 200 ग्राम से 100 ग्राम जितना ग्राम का होगा उसको हर एक ट्रिप पे लाभ हो रहा होगा। समझ लीजिए कितना धनी मनी हो गया होगा वो। तो वहाँ पे कैलकुलेशन भी वो बताते हैं, वो बता देते हैं कि कितना पैसा वो कमाता है उस मूवी में, एंड वो उसको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं कि राशन जो है वो एक तरह से सरकारी ही संस्था है, जो राशन बांटने वाला होता है वो। तो चलिए ठीक है, उस मूवी को ना देखेंगे, समय बर्बाद हो जाएगा आपका, या उस पार्ट को देख सकते हैं आप बढ़ा करके। तो ये हो गया आपका मास। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।